नमस्कार। आज हम एक ऐसी ट्रेड डील की पड़ताल कर रहे हैं जो जो शायद ट्रेड के बारे में कम और भारत के भविष्य की दिशा तय करने के बारे में ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो यही बता रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़े समझौते का पहला हिस्सा लगभग तैयार है। जी। और देखिए, ऊपर से देखने पर ये सिर्फ टैक्स और व्यापार की बात लगती है। बिल्कुल। लेकिन इसकी परतों के नीचे असली सवाल छुपा है। और सवाल ये है कि क्या भारत अपने किसानों और सस्ती दवाओं की जरूरतों को बचाते हुए दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से दोस्ती की कीमत चुका सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। यही इस डील का असली इम्तिहान है। और ये सब एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। सही बात है। एक तरफ चीन से अमेरिका की बढ़ती दूरी है, तो दूसरी तरफ रूस से भारत की दोस्ती। तो क्या ये ट्रेड डील इन दोनों जियोपॉलिटिकल रियलिटीज के बीच संतुलन बनाने की एक कोशिश भी है? बिल्कुल। ये डील किसी वैक्यूम में तो हो नहीं रही है। नहीं। ये सिर्फ सेब और स्टील का सौदा नहीं है। ये एक रणनीतिक शतरंज की बिसात पर एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। अच्छा। और शायद इसी वजह से इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जो अभी फाइनल हो रहा है वो एक तरह से लगी हुई आग को बुझाने जैसा है। लगी हुई आग मतलब आप उन भारी भरकम टैरिफ की बात कर रही हैं जो दोनों देशों ने एक दूसरे के सामान पर लगाए थे? जी। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भी तो यही कह रहे हैं कि पहला चरण लगभग पूरा है। तो क्या ये सिर्फ कुछ टैरिफ घटाने का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति भी है? नहीं, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। आप याद कीजिए, अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम जैसे उत्पादों पर पहले 25% टैरिफ लगाया। हाँ। और फिर जब भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो उस पे 25% और लगा दिया। अच्छा, तो कुल 50% हो गया। कुल 50% का टैरिफ। इससे भारतीय निर्यातकों का तो जैसे दम ही घुट रहा था। तो ये पहला चरण एक तरह का ट्रेड सीज फायर है। ट्रेड सीज फायर, इसका मकसद है तुरंत राहत पहुंचाना। ठीक है, एक सीज फायर। तो इस शांति समझौते में कौन क्या दे रहा है? भारत के लिए इसमें क्या है? देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ी राहत यही है कि स्टील और एल्यूमिनियम पर लगने वाला जो 50% का टैरिफ है, हाँ। वो घटकर 10 से 15% की रेंज में आ सकता है। ये उन कंपनियों के लिए आप समझिए संजीवनी जैसा है जो अमेरिकी बाजार से लगभग बाहर हो चुकी थी। बिल्कुल। इसके अलावा भारत अपने टेक्सटाइल और जेनेरिक दवाओं पर भी अमेरिकी टैरिफ को 5-8% तक सीमित करवाना चाहता है। और एक और बड़ी मांग है। क्या? FDA की मंजूरी में तेजी। FDA की मंजूरी? अच्छा, यानी भारतीय दवा कंपनियां अपनी दवाएं अमेरिका में और जल्दी बेच पाएंगी। जी। ये तो भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन अमेरिका को बदले में क्या मिल रहा है? वो क्यों मान रहा है इस पर? अमेरिका की नजर भारत के विशाल बाजार पर है, तो बदले में भारत अमेरिकी सेब, बादाम और कुछ दूसरे कृषि उत्पादों पर से इंपोर्ट ड्यूटी कम करेगा। इससे अमेरिकी किसानों को फायदा होगा, जो ट्रंप का एक बहुत बड़ा वोटर बेस है। अच्छा। और इसके साथ ही अमेरिकी डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए भी भारत के दरवाजे थोड़े और खुले जाएंगे। उनका जो कोटा है वो 5 से 10% तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये क्विक विन वाली बात थोड़ी ज्यादा आशावादी नहीं लग रही? क्या अमेरिकी किसान सिर्फ सेब और बादाम पर टैरिफ कम होने से मान जाएंगे? उनकी असली नजर तो भारत के विशाल डेयरी बाजार पर है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है और इसीलिए ये सिर्फ पहला चरण है। अच्छा, ये बात है। ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है एक तरह से। इससे लगभग 10 से 15 अरब डॉलर के भारतीय एक्सपोर्ट को फौरन राहत मिलेगी। फौरन? और वैश्विक तेल बाजार में जो उथल-पुथल है उसके बीच रुपए को संभालने में भी मदद मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, क्या? ये पूरा पैकेज WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के दायरे में है। कोई तीसरा देश इसे चुनौती नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो ये एक सामरिक टैक्टिकल कदम है। असर तुरंत दिखेगा और घरेलू विरोध का खतरा भी कम है। तो पहला कदम तो साफ है, जो आग लगी है उसे बुझाओ, टैरिफ कम करो, व्यापार शुरू करो। लेकिन असली कहानी तो इस आग के शांत होने के बाद शुरू होगी। जब दोनों देश उन मुद्दों पर बात करेंगे जो सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि उसूलों से और देश की नीतियों से जुड़े हैं। वही है दूसरा चरण, है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहला चरण अगर एक पेन किलर है तो दूसरा चरण एक बड़ी और बहुत ही जटिल सर्जरी की तरह है। सर्जरी? हाँ, ये टैरिफ से आगे बढ़कर गैर टैरिफ बाधाओं पर जाता है। वो नियम और कानून जो व्यापार को मुश्किल बनाते हैं।
अच्छा, 26 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। असली चुनौती वहीं पर है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे शक है कि ये इतना आसान होगा। असली मुश्किल कहाँ आने वाली है? वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर आकर बात अटक सकती है? इसमें 4 ऐसे बड़े और संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां दोनों देशों के हित आप कह सकते हैं कि सीधे टकराते हैं। 4 क्षेत्र। सबसे पहला और सबसे बड़ा है दवाओं के पेटेंट से जुड़े नियम, यानी आईपीआर। अच्छा, आईपीआर। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। ये आईपीआर का मामला क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझिए। अमेरिका की बड़ी दवा कंपनियां हैं जैसे फाइजर, वो अरबों डॉलर खर्च करके मान लीजिए कैंसर की कोई नई दवा बनाती हैं। ठीक है। तो वो चाहती हैं कि उस दवा का फॉर्मूला 20 साल तक उनके पास सुरक्षित रहे। उस दौरान कोई और वैसी दवा बना ही नहीं सकता, भले ही वो लाखों रुपए की क्यों ना हो। बिल्कुल। वहीं भारत का तर्क है कि वो दुनिया की फार्मेसी है। हमारी जेनेरिक कंपनियां कुछ साल बाद उसी दवा को हजारों में बनाने की ताकत रखती हैं। और हम अमेरिका को 40% जेनेरिक दवाएं सप्लाई भी तो करते हैं। जी, तो अमेरिका अपने मुनाफे के लिए सख्त पेटेंट कानून चाहता है और भारत अपनी जनता के लिए सस्ती दवाएं। ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये लाखों जिंदगियों का सवाल है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा टकराव है। और दूसरा मुश्किल मुद्दा कौन सा है? दूसरा है डिजिटल दुनिया का कंट्रोल, मतलब ई कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड। अमेरिका चाहता है कि भारत डेटा लोकलाइजेशन का नियम खत्म करे। डेटा लोकलाइजेशन, यानी कि भारतीय यूजर्स का जो डेटा है उसे भारत में ही स्टोर करना जरूरी ना हो। हाँ, ये तो वही मुद्दा है जिसको लेकर कई देशों में फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों से बहस चल रही है। बिल्कुल। अमेरिकी कंपनियां चाहती हैं कि वो भारतीय यूजर्स का डेटा दुनिया में कहीं भी स्टोर कर सके। साथ ही वो अमेरिकन और गूगल जैसी कंपनियों पर लगने वाले 2% के डिजिटल सर्विस टैक्स को भी हटवाना चाहती है। और भारत? दूसरी तरफ भारत सरकार अपने नागरिकों के डेटा पर नियंत्रण रखना चाहती है और जैसे फ्लिपकार्ट जैसे अपने घरेलू स्टार्टअप्स को बचाना चाहती है। तो यहाँ भी डेटा की संप्रभुता और व्यापार के बीच एक बड़ी लड़ाई है। समझ गया। तो पहला मुद्दा दवाओं की कीमत, दूसरा हमारे डेटा का कंट्रोल, तीसरा और चौथा क्या है? तीसरा है निवेश और नौकरियां। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने रिटेल सेक्टर जैसे सुपरमार्केट चेन और डिफेंस सेक्टर में विदेशी निवेश मतलब एफडीआई के नियम और आसान करे। वो चाहते हैं कि उनकी कंपनियां भारत में आसानी से आकर व्यापार कर सकें। जी। और इसके बदले में भारत अपने आईटी प्रोफेशनल्स के लिए आसान वीजा नियमों की मांग कर रहा है, खासकर H1B वीजा। H1B वीजा ये तो भारतीय आईटी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। अगर अमेरिका इसमें सख्ती करता है तो भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर सीधी चोट पड़ती है। हाँ, तो भारत के लिए ये मुद्दा उतना ही जरूरी है जितना अमेरिका के लिए उसके किसानों का। और यहीं से चौथा और शायद सबसे विस्फोटक मुद्दा सामने आता है, खेती, कृषि। अमेरिका चाहता है कि भारत हार्मोन ट्रीटेड डेयरी प्रोडक्ट्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीई फसलों को मंजूरी दे। भारत के करोड़ों डेयरी किसानों के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है, क्योंकि वो अमेरिकी कंपनियों के संगठित डेयरी उद्योग का मुकाबला कर ही नहीं सकते। और जीई फसलों को लेकर तो स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं भी हैं। ये तो बहुत ही भावुक मुद्दा है। बहुत ज्यादा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत अपने किसानों और दवा कंपनियों को नाराज किए बिना अमेरिका को खुश कर सकता है? ये संतुलन बनाना तो लगभग नामुमकिन लगता है। यही इस दूसरे चरण की सबसे बड़ी चुनौती है और इसीलिए ये एक रणनीतिक मतलब स्ट्रेटेजिक कदम है। इसके लिए भारत को अपने पेटेंट एक्ट जैसे कई कानूनों में बदलाव करने पड़ेंगे, जिस पर संसद में लंबी बहस होगी और शायद 2020 के कृषि कानूनों जैसा विरोध भी देखने को मिल सकता है। इसमें सालों लग सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम दोनों चरणों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर साफ हो रही है। पहला चरण एक पेन किलर है जो तत्काल दर्द कम करने के लिए है, और दूसरा चरण एक बड़ी सर्जरी है, बिल्कुल, जिसके अपने जोखिम हैं, लेकिन अगर सफल रही तो अर्थव्यवस्था की सेहत बदल सकती है। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। पहला चरण संकीर्ण है, सिर्फ टैरिफ पर फोकस करता है, असर तुरंत होता है। हाँ। दूसरा चरण बहुत व्यापक है। ये नियमों, कानूनों और निवेश के पूरे ढांचे को बदलने की बात करता है। ये भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए और खोलने का एक बहुत बड़ा दाव है। और इस दाव के पीछे जो भू राजनीतिक दबाव है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपने चीन और रूस का जिक्र किया था, अपार नहीं है। ये समझौता मोदी ट्रंप संबंधों में एक पिघलाव या कहिए थौ का भी संकेत है। अच्छा। ये दिखाता है कि रूस से तेल खरीदने पर जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी उसे पीछे रखकर अमेरिका आगे बढ़ना चाहता है। क्यों?
क्योंकि चीन के बढ़ते प्रभाव के दौर में अमेरिका को भारत जैसे एक बड़ा और स्थिर लोकतांत्रिक भागीदार की सख्त जरूरत है, और ये सौदा उसी साझेदारी को सीमेंट करता है। क्या इस बारे में कोई आधिकारिक संकेत भी मिला है? हाँ, हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वे एक ऐसे बड़े सौदे के करीब है जो सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को भी मजबूत करेगा। सुरक्षा संबंध? जी, सुरक्षा संबंध शब्द का इस्तेमाल यही बताता है कि व्हाइट हाउस इस डील को चीन के खिलाफ एक रणनीतिक साझेदारी के तौर पर देख रहा है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते का पहला अध्याय वो लगभग लिखा जा चुका है, जो फौरी तौर पर आर्थिक राहत की सांस देगा। हाँ, लेकिन असली कहानी जो भारत की अर्थव्यवस्था की बनावट को हमेशा के लिए बदल सकती है, वो दूसरे अध्याय में है, जिसकी शुरुआत होना भी बाकी है। और अगर ये सर्जरी सफल रही तो इसके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। कुछ अनुमान तो ये भी बताते हैं कि ये सौदा भारतीय जीडीपी को 0.5 से 1% तक बढ़ा सकता है। आधा से 1%? जी, और 2030 तक 100 से 150 अरब डॉलर का अतिरिक्त व्यापार और निवेश भारत में आ सकता है। किन क्षेत्रों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय आईटी और फार्मा सेक्टर, उनको इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार और आसानी से खुल जाएगा। बिल्कुल। वहीं अमेरिकी कंपनियों को भारत के विशाल रिन्यूएबल एनर्जी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग बाजार में बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं। तो ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश है। कोशिश तो यही है। तो चलिए इस गहरी बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये है, जैसे जैसे भारत वैश्विक मंच पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, उसे अपनी घरेलू मजबूरियों, जैसे करोड़ों किसानों की रोजी रोटी, हाँ, और आम आदमी के लिए सस्ती दवाएं, इन मजबूरियों और एक वैश्विक महाशक्ति के साथ अपनी दोस्ती की महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन कैसे बनाना होगा। ये व्यापार समझौता शायद उस संतुलन की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल परीक्षा होने वाला है।